यूरोप मौजूदा समय में गंभीर आपदा का सामना कर रहा है। यूरोप के लगभग सभी देश मौजूदा समय में सूखे से प्रभावित हैं। इस सूखे की वजह से यूरोप का अंतर क्षेत्रीय व्यापार प्रभावित हुआ है। यूरोप की नदियां सूख गई हैं और इसके अलावा यूरोप के आम लोगों को भी इसकी वजह से गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आखिर यूरोप में सूखे की क्या स्थिति है, उस सूखे के कारण क्या है और उस पर क्या, उसकी वजह से क्या प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर पर बात करेंगे। इसके बाद हम यूरोप की मौजूदा स्थिति को समझेंगे, यूरोप में क्या परिदृश्य बना हुआ है उस पर बात करेंगे। साथ ही सूखे और उसके प्रकार को जानेंगे, सूखे का एक संक्षिप्त परिचय जानेंगे। इसके अलावा यूरोप में जो मौजूदा समय में सूखे की स्थिति है उसके कारण क्या है, उसके कारणों पर बात करेंगे। उस सूखे की स्थिति का प्रभाव क्या हो सकता है, प्रभावों को जानेंगे। साथ ही दुनिया भर में सूखे की स्थिति क्या है, भारत में सूखे की स्थिति क्या है, उस पर भी बात करेंगे। अंत में निष्कर्ष पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है और आप इसे जैव विविधता एवं पर्यावरण और संरक्षण जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है यूरोप्स ग्रेट ड्रॉट, यानी यूरोप मौजूदा समय में एक गंभीर आपदा का सामना कर रहा है, गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है, जिसका प्रभाव लगभग समग्र यूरोप पर देखने को मिला है, यूरोप की आम जनता पर देखने को मिल रहा है। और इस पूरी खबर में इसी को लेकर बात की गई है कि यूरोप में आखिर ये जो सूखे की स्थिति बनी है इसके कारण क्या है और इसकी क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यूरोप की मौजूदा स्थिति को समझ लेते हैं। तो हमने पहले ही देखा कि यूरोप मौजूदा समय में गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है और यूरोपीय आयोग की एक एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम है ग्लोबल ड्रॉट ऑब्जर्वेटरी। इस एजेंसी ने यूरोप की मौजूदा सूखे की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोपीय महाद्वीप का लगभग 64% भूभाग मौजूदा समय में गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। लगभग 64% हिस्से में मौजूदा समय में ड्रॉट की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोप में इस पूरी सूखे की स्थिति को लेकर भविष्य में और ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती है, यानी यूरोप में इस पूरे सूखे की स्थिति की गंभीरता और ज़्यादा आगे आने वाले समय में बढ़ सकती है। अलग अलग देशों की बात करें तो मौजूदा समय में स्विट्जरलैंड और फ्रांस ऐसे 2 देश हैं जहाँ पर सूखे की स्थिति सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। स्विट्जरलैंड और फ्रांस में लगभग 90% भूभाग मौजूदा समय में सूखे की स्थिति से प्रभावित है। इसके अलावा भौगोलिक क्षेत्र में जर्मनी भी इस पूरी स्थिति से सामना कर रहा है, इस पूरी स्थिति का सामना कर रहा है और जर्मनी में तकरीबन 83% हिस्सा मौजूदा समय में सूखे से प्रभावित है। इसके अलावा इटली का तकरीबन 75% हिस्सा भी मौजूदा समय में कृषि सूखे से प्रभावित है। कृषि सूखा क्या होता है इस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल ये जान लेना जरूरी है कि जो इटली है उसका तकरीबन 75% हिस्सा मौजूदा समय में एग्रीकल्चरल ड्रॉट से प्रभावित है। इसके अलावा यूरोप में पिछले कुछ समय में यूरोप के कुछ हिस्सों में हमें बारिश ज़रूर देखने को मिली थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में कुछ बारिश देखने को मिली थी। हालांकि इस बारिश के बावजूद भी जो सूखे की स्थिति है उस पूरी स्थिति में कुछ राहत देखने को नहीं मिली है। और ये मौजूदा समय में हमें यूरोप में जो सूखे की घटना देखने को मिल रही है, ऐसा कहा जा रहा है ये सूखे की घटना पिछले 500 वर्षों में जो इस तरह की कोई भी घटना देखने को नहीं मिली है और ये घटना पिछले 500 वर्षों में सबसे गंभीर सूखे की घटनाओं में से एक है। इससे पहले यूरोप में साल 1540 में इस तरह की सूखे की घटना देखने को मिली थी और इस 1 वर्षीय लंबी घटना के दौरान यूरोप के हजारों लोगों को मौत का सामना करना पड़ा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मौजूदा समय में यूरोप सूखे की गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है और इस पूरी गंभीर स्थिति का यूरोप पर व्यापक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। यूरोप पर इस पूरी स्थिति के तमाम पहलुओं से, तमाम तरह से यूरोप पर इस पूरी स्थिति का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इन प्रभावों की आगे बात करेंगे। इन प्रभावों पर बात करने से पहले, इन कारणों पर बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर सूखा होता क्या है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो उस क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है। अब इसी स्थिति को, इसी पूरी अवधि को सूखा कहा जाता है, ड्रॉट कहा जाता है। सूखे को हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। हालांकि ये तीनों श्रेणियां आपस में अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसमें पहली बारी आती है मीटरोलॉजिकल ड्रॉट की। अब जब किसी क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो उस क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है, पानी की जो उपलब्धता है उसमें कुछ कमी देखने को मिलती है। इसी स्थिति को मीटरोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाता है। इसमें दूसरी बारी आती है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट की।
अब जब किसी क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक पानी नहीं आता है, बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, तो इसकी वजह से आम लोगों को जो पानी की आपूर्ति की जाती है, जो पेयजल की आपूर्ति की जाती है, वो आपूर्ति प्रभावित होती है। इसी स्थिति को हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाता है। इसके बाद तीसरी बारी आती है एग्रीकल्चरल ड्रॉट की, यानी जब किसी क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो पानी की कमी होने की वजह से उस क्षेत्र में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, जो कृषि उत्पादन है, वो कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। अब इस स्थिति को एग्रीकल्चरल ड्रॉट कहा जाता है। यानी हमने पहले ही देखा, हमने पहले ही बात की कि ये जो तीनों श्रेणियां हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मौजूदा समय में यूरोप इन तीनों तरह के ड्रॉट्स का सामना कर रहा है, इन तीनों तरह के सूखों का सामना कर रहा है। यानी यूरोप में मीटरोलॉजिकल ड्रॉट भी है, यूरोप में हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट भी है और यूरोप में एक एग्रीकल्चरल ड्रॉट भी है। तो ये तो बात हुई सूखे की। अब आगे बढ़ते हैं और यूरोप में जो मौजूदा सूखा है, जो मौजूदा ड्रॉट है, उसके कारणों पर बात कर लेते हैं। तो इस संबंध में हम पहले ही जानते हैं कि जो सूखा होता है, जो ड्रॉट होता है, वो जो प्राकृतिक जलवायु प्रणाली होती है, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, उसी का एक हिस्सा होता है। और यूरोप में भी सूखे की घटनाएं काफ़ी असामान्य नहीं है, काफ़ी नॉर्मल सी घटनाएं होती हैं। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो मौजूदा समय में यूरोप में जो सूखा देखने को मिल रहा है, आखिर वो सूखा इतना विशेष क्यों है, उसको लेकर चर्चा क्यों की जा रही है। तो उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस सूखे की जो इंटेंसिटी है, इसकी जो गंभीरता है, वो काफ़ी विशेष है। ये सूखा काफ़ी लंबे समय से देखने को मिल रहा है और इसका प्रभाव भी काफ़ी व्यापक स्तर पर मौजूद है। मौजूदा समय में अगर ये इस जो यूरोप के असामान्य मौसम घटनाओं को देखें, असामान्य मौसम पैटर्न को देखें, जो भी सूखा हमें देखने को मिल रहा है यूरोप में, वो मुख्य तौर पर यूरोप के सामान्य मौसम पैटर्न में कुछ विचलन हुआ है, कुछ डेविएशन हुआ है, उसी डेविएशन से प्रभावित है। अब सवाल उठता है कि वो डेविएशन क्या है। तो डेविएशन ये है कि यूरोप के अधिकांश देशों में मौजूदा समय में बारिश काफ़ी कम हो रही है, बारिश की मात्रा काफ़ी कम हुई है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में ये इस साल जो जुलाई का महीना था, वो जुलाई का महीना साल 1935 के बाद से सबसे ड्राई महीना था, सबसे शुष्क महीना था। इसके अलावा फ्रांस में इस साल जो जुलाई महीना था, वो जुलाई महीना साल 1959 के बाद से सबसे शुष्क महीना था। यानी इस साल फ्रांस में सबसे कम बारिश हुई है साल 1959 के बाद से, और ब्रिटेन में साल 1935 के बाद से सबसे कम बारिश हुई है। ये तो ब्रिटेन और फ्रांस की बात हुई। इसके अलावा नीदरलैंड्स, जहाँ नीदरलैंड्स में हमें लगभग हर साल ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, हर साल लगभग सामान्य से अधिक बारिश होती है। लेकिन इस साल यूरोप में जो साल 2022 है, वो नीदरलैंड्स का अब तक का सबसे शुष्क वर्ष रहा है, सबसे ड्राई वर्ष रहा है। और इस पूरे साल 2022 के दौरान यूरोप में बहुत कम बारिश देखने को मिली है। इसके अलावा जर्मनी में भी इस साल जुलाई के महीने में औसत से आधी बारिश देखने को मिली है। यानी जो भी एवरेज बारिश होती है जर्मनी में जुलाई के महीने में, इस साल उससे आधी बारिश देखने को मिली है। इसके अलावा यूरोप में बारिश तो कम हो ही रही है, बारिश बहुत कम हो रही है। वहीं दूसरी ओर यूरोप में जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो असामान्य गति से बढ़ता जा रहा है। मौजूदा समय में जो ब्रिटेन के आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें तो इस साल जुलाई महीने में ब्रिटेन में जो तापमान था वो 40 डिग्री से भी ऊपर चला गया था। और ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड था, क्योंकि ब्रिटेन में अब तक कभी भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर नहीं गया था। इसके अलावा यूरोप के कई हिस्सों में हमें हीट वेव की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। आप हीट वेव को और ज़्यादा जानने के लिए, यानी यूरोप में हीट वेव क्यों आ रहे हैं, उसके कारण क्या है, इस संबंध में हमारे इनफोकस कार्यक्रम से जुड़े एक वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें इस संबंध में विस्तार से चर्चा की गई थी। तो यूरोप में हीट वेव की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा यूरोप में ये जो असामान्य गति से तापमान बढ़ रहा है, इस तापमान के बढ़ने की वजह से जो सतही जल है और यूरोप में जो मिट्टी की नमी है, उस मिट्टी की नमी का तेजी से वाष्पीकरण हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, यानी पानी तेजी से भाप बनकर वायुमंडल में जा रहा है। तो इस पूरी स्थिति के कारण यूरोप में जल की व्यापक कमी देखने को मिल रही है, पानी की व्यापक कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा यूरोप में साल 2018 में भी इस तरह की गंभीर सूखे की घटना देखने को मिली थी, और यूरोप अभी भी मौजूदा स्थिति में इस पूरी स्थिति से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। साल 2018 के सूखे की घटना से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। यूरोप में मृदा की नमी अभी भी सामान्य स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में ये जो साल 2022 की जो घटना है सूखे की, ये 2018 की घटना के साथ मिलकर और ज़्यादा गंभीर रूप धारण कर रही है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन को भी इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। हम जानते हैं इस संबंध में कई रिपोर्ट सामने आई हैं, जिन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पूर्व औद्योगिक स्तर के बाद से पृथ्वी के तापमान में तकरीबन 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस पूरी बढ़ोतरी की वजह से, इस पूरी बढ़ोतरी का प्रभाव हमें यूरोप पर भी देखने को मिला है। इसके अलावा साल 1884 से अब तक के आंकड़ों को देखें तो ब्रिटेन में अब तक जो भी 10 सबसे गर्म वर्ष रहे हैं, सबसे जो
जो सबसे ज़्यादा तापमान वाले वर्ष रहे हैं उनमें से अधिकांश वर्ष 21वीं सदी से संबंधित हैं, जो कि जाहिर तौर पर दर्शाता है कि 21वीं सदी में यूरोप और ब्रिटेन का तापमान लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव मौजूदा समय में हमें इस तरह की चरम घटनाओं के तौर पर, एक्सट्रीम इवेंट्स के तौर पर देखने को मिल रहा है। ये बात हुई यूरोप में सूखे के क्या कारण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यूरोप में इस पूरी स्थिति के प्रभाव को देख लेते हैं, यानी ये पूरे सूखे की जो स्थिति है वो यूरोप को किस तरह से प्रभावित करती है, प्रभावित कर रही है, उस पर बात कर लेते हैं। तो इस पूरी स्थिति के कारण यूरोप की लगभग सभी नदियां, जो भी सभी महत्वपूर्ण नदियां हैं यूरोप में, वो सभी नदियां लगभग सूख गई हैं। यूरोप में कई सारी बड़ी नदियां हैं, उन बड़ी नदियों में राइन नदी, पो, लॉयर, डेन्यूब जैसी नदियां शामिल हैं। और हम जानते हैं कि यूरोप में नदियों का एक बड़ा नेटवर्क मौजूद है, जो कि यूरोप के लिए एक जलमार्ग के तौर पर काम करता है, एक वाटर वे के तौर पर काम करता है। और यूरोप के लिए, यूरोप के जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार होता है यूरोप में, और यूरोप का अधिकांश अंतर क्षेत्रीय व्यापार, इंटर टेरिटोरियल जो ट्रेड होता है, वो इन्हीं जलमार्ग के माध्यम से, इन्हीं नदियों के माध्यम से किया जाता है। लेकिन अब जब सूखे की वजह से इन नदियों का जलस्तर काफ़ी नीचे आ गया है, इनमें से अधिकांश नदियां सूख गई हैं, तो इसकी वजह से यूरोप का ये जो इंटर टेरिटोरियल ट्रेड होता है, ये ट्रेड काफ़ी कम हो गया है। यूरोप में जो व्यापार होता है वो व्यापार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और इस जल परिवहन के प्रभावित होने से, जल परिवहन के कम होने से यूरोप के अन्य सेक्टर्स पर भी हमें प्रभाव देखने को मिल रहा है। उदाहरण के लिए जल परिवहन के कम होने की वजह से यूरोप में बिजली उत्पादन भी काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए कोयले की ज़रूरत पड़ती है और कोयला इंटर टेरिटोरियल ट्रेड के जरिए लाया जाता है, यानी जल मार्ग, जल व्यापार के जरिए लाया जाता है, जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए लाया जाता है। लेकिन अब सूखे की स्थिति के कारण यूरोप का जल परिवहन ही प्रभावित हो गया है, तो इसकी वजह से यूरोप में जो बिजली उत्पादन होता है उस पर भी व्यापक प्रभाव देखने को मिला है। इसके अलावा यूरोप में जो हाइड्रोलॉजिकल पावर में उत्पादन में तकरीबन 20% की कमी देखने को मिली है। इस तरह से भी बिजली का जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और पहले ही यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध की वजह से बिजली के जो दाम है, जो पावर की कीमतें हैं, वो लगातार, ऊर्जा की कीमतें हैं, वो लगातार तेज़ी से आसमान छू रही थी। ऐसी स्थिति में सूखे की स्थिति के कारण, सूखे की घटना के कारण यूरोप में जो बिजली की कीमतें हैं वो आगे आने वाले समय में और ज़्यादा ऊपर जा सकती हैं। इसके अलावा इस पूरी स्थिति के कारण खाद्य कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, फूड प्राइसेस में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, ये रिपोर्ट यूरोपीय आयोग ने जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस पूरे सूखे की स्थिति के कारण इस साल यूरोप में गेहूं और मक्का समेत कई फसलों की जो उपज है, उस उपज में तकरीबन 2.5% की कमी देखने को मिल सकती है। अब जब उपज में इतनी सारी कमी होगी तो जाहिर तौर पर इसकी वजह से जो फसलों की कीमतें हैं, जो खाद्य कीमतें हैं, वो जाहिर तौर पर ऊपर जाएंगी। इसके अलावा यूरोप में जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, इस युद्ध की स्थिति के कारण पहले से ही जो खाद्य कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। खासतौर पर इंटरनेशनल मार्केट में जो फूड प्राइसेस हैं वो काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर इस सूखे की स्थिति के कारण जो खाद्य कीमतें हैं वो और ज़्यादा बढ़ती हैं, तो इससे यूरोप की आम जनता को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा इस पूरी स्थिति के कारण आम लोगों को जो पेयजल की आपूर्ति की जाती है, जो पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जाती है, वो आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। और इस पूरे सूखे की स्थिति के कारण यूरोप के कई देश मौजूदा समय में राशनिंग की व्यवस्था को, पेयजल की राशनिंग की व्यवस्था को अपनाने पर विचार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जिस तरह से हमारे देश में, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मौजूदा समय में इस पूरी सूखे की स्थिति का यूरोप पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यूरोप में जो परमाणु संयंत्र हैं, दुनिया भर में जो भी परमाणु संयंत्र हैं, उन परमाणु संयंत्रों में रिएक्टर्स को ठंडा करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन जब यूरोप में पानी की कमी है, तो इस पूरी स्थिति को देखते हुए किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए यूरोप के कई परमाणु संयंत्रों को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। और यहाँ तक कई परमाणु संयंत्रों को बंद भी कर दिया गया है पहले से। तो स्थिति के कारण यूरोप में बिजली उत्पादन और ज़्यादा कम हो गया है। पहले से ही कोयले को लेकर व्यापार, कोयले का जो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा था, वहीं दूसरी ओर अब बिजली उत्पादन कम हो गया है क्योंकि परमाणु संयंत्र भी बंद हो रहे हैं। तो इस तरह से आगे आने वाले समय में यूरोप के लिए कठिन स्थिति देखने को मिल सकती है। ये बात हुई कि यूरोप पर सूखे का क्या प्रभाव हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और दुनिया भर में सूखे की स्थिति पर बात कर लेते हैं। तो हम पहले ही जानते हैं कि ये जो पूरे सूखे की स्थिति है, ये यूरोप को ही प्रभावित नहीं कर रही है, बल्कि इस पूरी सूखे की स्थिति के कारण दुनिया भर के तमाम देश प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि मौजूदा समय में चीन के कई हिस्से सूखे से प्रभावित हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में पिछले 60 वर्षों में जो मौजूदा समय में चीन में जो सूखे की स्थिति देखने को मिल रही है, वो पिछले 60 वर्षों में सबसे गंभीर स्थितियों में से एक है, सबसे गंभीर सूखे की घटनाओं में से एक है। इसके अलावा चीन की एक सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है यांगजी नदी।
इस पूरी नदी का जो जल स्तर है वो काफ़ी रिकॉर्ड स्तर पर नीचे आ गया है। और यहाँ विशेष बात यह है कि ये जो चीन की सबसे लंबी नदी है, इस पूरी नदी पर लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए निर्भर करते हैं। तो जब इस पूरी नदी का जो जल स्तर है वो काफ़ी नीचे आ गया है, तो इसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर इस पूरी नदी के जल स्तर के नीचे आने की वजह से चीन के जो कई फैक्ट्रीज हैं, चीन के जो कई कारखाने हैं, उन कारखाने में भी उत्पादन जो है वो काफ़ी नीचे आ गया है, कई कारखाने बंद भी हो गए हैं। इसके अलावा अमेरिका का लगभग 40% से अधिक क्षेत्र मौजूदा समय में सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। ये आंकड़े अमेरिका की सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। उन्हीं आंकड़ों में बताया गया है, उन्हीं रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मौजूदा समय में लगभग 130 मिलियन लोग इस सूखे की स्थिति से प्रभावित हैं अमेरिका में। इसके अलावा चिली पिछले 13 वर्षों से लगातार सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। पिछले 13 वर्षों से लगातार चिली में हमें ड्रॉट की स्थितियां देखने को मिल रही हैं और इस पूरी स्थिति को देखते हुए चिली में पेयजल की राशनिंग की व्यवस्था को पहले ही शुरू कर दिया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दुनिया भर के तमाम देश, दुनिया भर के अलग अलग देश मौजूदा समय में किसी न किसी स्तर पर सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं, सूखे जैसी गंभीर प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं। इसी स्थिति को देखते हुए बीते दिनों यूएनसीसीडी यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं के कारण जितने भी लोगों की मौत होती है, उसमें से अकेले तकरीबन 15% लोगों की मौत तो केवल सूखे की वजह से होती है। इसी रिपोर्ट में बताया गया था कि साल 1970 से साल 2019 के बीच सूखे की वजह से तकरीबन 6,50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो ये बात हुई दुनिया भर में सूखे की क्या स्थिति है। अब बात करते हैं भारत में सूखे की क्या स्थिति है, भारत में क्या ड्रॉट को लेकर क्या क्या स्थिति बनी हुई है, उस पर बात कर लेते हैं। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 1997 के बाद से भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में तकरीबन 57% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इन्हीं आंकड़ों से पता चलता है कि सूखे ने साल 1920 से साल 2022 तक देश के लगभग 2/3 क्षेत्र को, 2/3 हिस्से को प्रभावित किया था। इसके अलावा भारत में लगभग हर साल 50 मिलियन लोग सूखे से प्रभावित होते हैं। तो जाहिर तौर पर भारत में सूखा एक गंभीर स्थिति के रूप में, गंभीर प्राकृतिक आपदा के रूप में सामने आया है। इसके अलावा इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष कई राज्यों में मानसून की वर्षा अपेक्षाकृत काफ़ी कम रही है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्षा से इस वर्ष 44% कम वर्षा हुई थी। इसके अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी सामान्य स्तर से लगभग 30% कम बारिश देखने को मिली थी इस साल। तो इस वजह से भारत में हम कह सकते हैं कि सूखे की गंभीर स्थिति बनी हुई है और भारत में जो अधिकांश सूखा देखने को मिलता है वो मुख्य तौर पर वर्षा की कमी से प्रेरित होता है। ये तो बात हुई भारत में सूखे की स्थिति की। अब अंत में निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि मौजूदा समय में अनुकूलन को अब एक विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, अडॉप्शन को अब एक ऑप्शन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में, एक दायित्व के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमें जो भी उपाय अपनाने हैं, उन उपायों को अपनाने के लिए हमें अब एक ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि हम उपाय अपना भी सकते हैं और उपाय नहीं भी अपना सकते हैं। अब उन उपायों को अपनाना, उन उपायों को लागू करना, अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना हमारे लिए एक दायित्व बन गया है। इसके अलावा भारत समेत दुनिया के तमाम देशों ने ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो भी अपनी तमाम प्रतिबद्धताएं जाहिर की है, उन प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जाना ज़रूरी है, उन कमिटमेंट्स को पूरा किया जाना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हमें नई प्रतिबद्धताओं की ज़रूरत पड़ती है तो हमें नई प्रतिबद्धताएं भी बनानी चाहिए, नए नए लक्ष्य भी निर्धारित किए जाने चाहिए। तो ये तो बात हुई निष्कर्ष की। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि अनुकूलन अब एक विकल्प नहीं, यह एक दायित्व है। दुनिया भर में सूखे की घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी के संदर्भ में कथन का मूल्यांकन कीजिए। यानी आपको बताना है कि किस तरह से दुनिया भर में सूखे की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है और इस संबंध में उपायों को अपनाना, इस संबंध में अडॉप्शन को अपनाना अब हमारे लिए एक विकल्प नहीं है बल्कि एक दायित्व बन गया है हमारा। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यूएनसीसीडी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।